15 साल तुम्हारे पास है, उसमें तुम्हें रिटायरमेंट का अमाउंट बनाना है, जितना भी तुम्हारा 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। सो वेलकम गाइज, आज हमारे साथ है दीपेश सर। इनको 16 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी में। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने पैरेलल में काफी सारी चीजें करी हुई हैं। इनकी बुक भी आने वाली है। ये आपको हेल्प करेंगे काफी सेगमेंट में, नॉट ओनली इन द करियर पार्ट, ऑन योर फाइनेंस पार्ट एज वेल एज कि आप रिटायर जल्दी कैसे हो। तो बहुत सारी आपको नॉलेज इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो थैंक यू सर, आपने मेरा जो इनवाइट था, जो भी रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट करी, थैंक यू फॉर दैट दीपेश सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप लोगों के समक्ष आऊँ और अपनी राय शेयर कर सकूँ, आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, मैं अपनी भी हेल्प कर सकूँ उसी आपसे, आप फीडबैक लेके कि कैसे हम चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकें। ओके, थैंक यू सर। आप प्लीज एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे जिससे कि हमारे ऑडियंस को पता पड़े कि एग्जैक्टली आपने क्या किया है अभी तक और अभी आप क्या कर रहे हैं, जिससे कि उनको कुछ आइडिया लगे कि वो किस डायरेक्शन में आपकी हेल्प लेके जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। प्रोफेशनल एस्पेक्ट में मैं सीनियर मैनेजर हूँ आईटी प्रोडक्ट एमएनसी में, और मुझे जैसा कि आपने बताया 16 साल का करीब अनुभव है। और मैंने बहुत पहले से 8-10 साल से मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी। तब जावा वगैरह नहीं रहती थी, C++ थी, तब से मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो मेरा सफ़र बाकी लोगों की अपेक्षा काफ़ी इजी रहा है। मैं ये भी बोलूँगा कि मैं काफ़ी लकी था, क्योंकि मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया। फ्रेशर्स से इंटरव्यू क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है आजकल, बट उसके बाद से चीज़ें बहुत स्मूथ रही मेरी लाइफ में। पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, जैसे कि मैं उसके अलावा मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन वगैरह सिखाता हूँ, और मैंने अभी जॉब एडवाइजिंग स्टार्ट किया है, क्योंकि कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है और इस की जॉब्स में कौन सी जॉब सेलेक्ट करें, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन सी स्किल सेट आगे आएगी। तो इन सब में वो भी मैं कर रहा हूँ। अभी मैं न्यू एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग के बारे में भी कुछ पढ़ रहा हूँ, जिसमें हमें ये पता चले कि जो सेगमेंट्स जो पास्ट में हो चुके हैं, जो ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं, उसके अलावा कौन से सेगमेंट्स आगे आएंगे। और अभी मैं करियर काउंसलर का भी सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत सारा इंसाइट पता चला कि जैसे कि हम बोलते हैं, एक डायलॉग हमेशा आता था कि सचिन तेंदुलकर से आप कोडिंग नहीं करा सकते। तो ये क्यों ऐसा होता है, तो मैं ये जिज्ञासा थी, तो मैंने फिर करियर काउंसलिंग किया। तो मुझे पता चला डिफरेंट पर्सनालिटीज होते हैं, एप्टीट्यूड्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड्स वगैरह के हिसाब से आपका करियर कैसे इन्फ्लुएंस करता है। और फिर मुझे समझ में आया, कुछ लोगों को आईटी पसंद आता है, कुछ लोगों को आईटी बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्यों ऐसा है? सर, ये बहुत ब्रॉड डोमेन आपने ले लिया, काफी सारी चीजें कवर करी, लेकिन मैं एक लिंक, आपका जो लिंक्डइन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो प्लीज आप जाके सर को फॉलो करें और आपके जो भी डाउट्स हो आप उनसे पूछिएगा, क्योंकि आपको नॉट फ्रॉम द करियर एस्पेक्ट, आपको एवरी एस्पेक्ट में, जैसे सर ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग और साथ में करियर काउंसलिंग भी वो कर रहे हैं, उनको 16 प्लस ईयर्स का आईटी का एक्सपीरियंस भी है। तो नॉट ऑन द सिंगल डोमेन, आपको बहुत सारे डोमेन्स पे बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। सो थैंक यू सर, मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। आपको जो भी रिक्वेस्ट आए आप हैंडल कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर दैट सर। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, एक चीज मेरा आपसे एक डाउट था कि आईटी आपके टाइम में और आईटी हमारे टाइम में चेंजेस तो हुए हैं, तो उस समय पे एग्जैक्टली, तो उस समय पे जो आईटी थी और इस समय पे जो आईटी है, उसका स्टेबिलिटी और फाइनेंस स्टेबिलिटी और करियर वाइज आपका क्या व्यू है और आप क्या बताना चाहोगे जो भी ज्वाइन कर रहा है आईटी को? ओके, तो सबसे पहले मैं बता सकता हूँ बहुत डिफरेंस है, देयर इज अ सी डिफरेंस। हमने जब आईटी ज्वाइन की थी तो बहुत कम लोग थे आईटी में। हम लोगों के टाइम 1 या 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते थे, उसके बाद सीधे ऑफर आता था। तो और कैंपस सिलेक्शन वगैरह बहुत इजी था, क्योंकि लोग बहुत कम थे। इट वाज अ ग्रोइंग सेगमेंट। तब बैंक्स भी डिजिटलाइज नहीं हुए थे। मुझे अभी भी याद है, जब मैं आईटी में शुरू में हुआ था तो एसबीआई, स्टेट बैंक में कुछ भी ट्रांसफर करना है तो कोर बैंकिंग ब्रांच में विजिट करना पड़ता था। उस दिन से आज हम पेटीएम या फोन पे के जमाने पे आए हैं। तो आईटी में बहुत सारे चेंजेस आए। हमारे टाइम में 1-2 लैंग्वेज सीख लो, दैट इज डन, आपकी आईटी की लाइफ बहुत अच्छी रहती थी। मैंने जावा, स्ट्रट्स और स्प्रिंग के भरोसे मैंने 8-10 साल आराम से निकाले आईटी में। पर अभी पिछले 4-5 साल में मुझे 20-30 नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ी सरवाइव होने के लिए। 20-30? यस, ओके। क्योंकि मैंने अभी, जैसे मैं आईओटी सेगमेंट्स में था तो मुझे आईओटी का नहीं पता था, हाइब्रिड क्लाउड सेगमेंट में हूँ तो क्लाउड का नहीं पता था, क्योंकि हमारे टाइम में वो सब होता नहीं था। तो हमें ये सब टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है। करेक्ट। तो
ये और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। हमारे टाइम में जो ग्रोथ हो रही थी आईटी की, वो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती थी। Okay. अगर आप कंपनियों को देखें तो जहां उनके 20,000 30,000 रिसोर्सेज रहते थे, आज उनके 4-4 5-5 लाख रिसोर्सेज होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमारे टाइम में था। ऑफ कोर्स हमसे जो जस्ट पाले हैं वो तो अभी तक रिटायर हो चुके होंगे, तब रियल एस्टेट बूम भी नहीं आया था, उनके 3-4 घर होंगे, सब कुछ होगा। Correct. तो वो रिटायर हो चुके होंगे। पर हमारे टाइम में भी जब मैंने 2006 से जर्नी शुरू की थी, तब से अभी तक वी हैव, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, वी हैव ईट द क्रीम। Okay. जो भी आईटी का जो ये गोल्डन पीरियड था वो है, बस वो चला गया है। ये समझना Okay. बहुत जरूरी है कि अब वो चला गया है। Okay. तो सर अब अभी जो exponential growth नहीं लोग होगी। आ रहे हैं आईटी के अंदर एंड दे हैव ऑल द ड्रीम्स लाइक कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, आईटी तो बूम करेगा मार्केट में, इस तरीके से शेयर की प्राइसेस हवा में जा रही हैं, सारी कंपनीज अपने टॉप एंड पे टच कर रही हैं, तो वो क्या चीजें चल रही हैं अभी, आप थोड़ा बताएंगे प्लॉट करके? बिल्कुल। तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है। आईटी में आप तभी आइए जब आपको आईटी में इंटरेस्ट है, जब आपको कोडिंग, लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, इस साइड आपका इंटरेस्ट है। तो इसलिए नहीं आइए कि आईटी में पैसा है। मैं आपको ये चीज अभी बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। आईटी में आईटी कई फील्ड्स है जिसमें आईटी से ज्यादा पैसा है। जैसे कि अभी नंबर 1 पे है हेज फंड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसमें सबसे ज्यादा पैसा है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह में अनलिमिटेड बहुत ज्यादा सोर्सेज रेवेन्यूज है। उसके अलावा जो ऑयल एंड गैस फील्ड है उसमें आईटी से ज्यादा पैसा है। फिर आईटी में है, क्योंकि आईटी में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए पैसा कम होता जाएगा आगे जाके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि केवल आईटी में ही जॉब है ना। अगर आप देखो आज सेंसेक्स देखो या निफ्टी देखो, नंबर 1 कंपनी कौन सी है? रिलायंस। ओके। और उनका मार्केट कैप 17 लाख है, राइट। तो और भी अगर टॉप 10 कंपनी में से देखे तो बहुत सारी कंपनीज नॉन आईटी है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आईटी में ही जॉब है। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि हम ये देखते थे कि भाई जॉब कहाँ है वही जाओ, कोई भी ऑप्शन ही नहीं थे इंडिया में। करेक्ट। तो उस टाइम वो चीज बहुत सही थी कि जो लोग आईटी में आए हैं, जिनको आईटी अच्छे से आता नहीं था, क्योंकि लोग नहीं थे, कंपटीशन नहीं था, 1-2 राउंड इंटरव्यूज निकल जाते थे, तो आराम से आप प्रोग्रेस करते जाते थे। आजकल चीजें बदल गई है और आईटी का ट्रेंड्स बदलता रहेगा। इट इज गोना बी टफर एंड टफर एंड टफर। ओके, सो बेसिकली यदि आपको आईटी में इंटरेस्ट है तो आप आईटी में हो, अदरवाइज क्योंकि मैंने देखा काफी सारे कॉलेजेस से कोई भी स्ट्रीम हो, डजंट मैटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उनको वहां जॉब नहीं मिलती है, सो दे गॉट इन आईटी एंड देन दे स्टार्ट लर्निंग ऑल दैट स्टफ। कई तो एक्सेल कर जाते हैं बट कई लोग स्ट्रगल करते हैं। सो इन दैट सेगमेंट में क्योंकि वो कोर टेक अपना जो उनका नीश था उसमें गए नहीं, देन दे केम इनटू आईटी, देन दे स्ट्रगल इन बोथ साइड्स। तो हाँ, उनके लिए एक उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। अगर जैसे कि आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी ब्रांच से हैं, देयर इज नो हार्म इन कमिंग टू आईटी। आईटी में आना बहुत अच्छी बात है। आपको बाकी जॉब नहीं मिल रही, एटलीस्ट आईटी है, आईटी स्टिल हैव स्टेबिलिटी इन जॉब्स, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बेस कंप्यूटर साइंस अगर नहीं है, आपको वो बेस सीखना पड़ेगा। करेक्ट। अगर वो आपको बेस अगर आप नहीं सीखेंगे, आप ये सोच सकते हो कि AI/ML के लिए क्यों मुझे जानना है कि प्रोसेस या थ्रेड्स कैसे काम करते हैं। बट आप जैसे ऊपर जाएंगे लेडर पे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बेस नहीं होने का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा टाइम निकालिए। आप सब आईटी के कंप्यूटर साइंस में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं वो पूरा समझिए, और वही आपको आगे ले जाएगा। नहीं तो आपका जो करियर स्पन शॉर्ट लिव्ड होगा। मतलब सीखना तो पड़ेगा बॉस, ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप आओगे और सीखोगे नहीं और आगे चले जाओगे, ऐसा नहीं है, सीखना तो पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है। हाँ, सीखना तो आईटी में क्या है, यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट। इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आईटी तो आईटी खत्म उसी समय। ओके। एंड सर वन मोर एस्पेक्ट, क्योंकि जो आईटी में काम करते हैं उनको बोला जाता है कंपनी स्विच कर लो। मैंने आपके प्रोफाइल में देखा आप बहुत जल्दी कंपनी स्विच कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि यदि हमने जल्दी कंपनी स्विच करी तो जो हमको रिक्रूट कर रहे हैं, दैट विल लाइक उनके ऊपर एक बैड इंप्रेशन जाएगा कि ही और शी यूज्ड टू स्विच द कंपनीज वेरी फास्ट, सो वी कांट टेक हिज और हर जो भी है। तो ऐसा कुछ है रियलिटी में? क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस, तो आपको क्या लगता है मार्केट में अभी क्या सिनेरियो है? ओके, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ। पहली बात ये हमेशा ध्यान रखें, आपका जो करियर स्पान होने वाला है वो 15 साल ही होगा।
15 से 20 साल तक खींचने में बहुत मेहनत लगती है। आज की डेट के स्टेट्स बताता हूँ मैं, जो आप नौकरी वगैरह पे जाते हो 5 से 8 साल के एक्सपीरियंस देखते हो और 15 प्लस के देखते हो। 15 प्लस के जो 5 से 8 में एक्स है, तो 15 से प्लस में एक्स बाई 10 यानी 10% वैकेंसीज केवल अवेलेबल है। तो आगे जाके हर एक्सपीरियंस के साथ वो वैनिश होती जा रही है। तो आप 20-25 साल अगर आप खुद का स्टार्टअप नहीं है, खुद का आपका आप उस लेवल पे नहीं हो, जिसकी हेड वगैरह पहुंच गए तो वो अलग बात है, लेकिन आप उस लेवल पे नहीं हो तो एक कंपनी में भी सस्टेन करना आपका मुश्किल रहता है। ये पहले जानना बहुत जरूरी है। तब आपको बताएंगे, तब मैं बताऊंगा आपको कंपनी स्विच करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी क्या है, क्या डिफरेंस है आईटी और बाकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में। मैन्युफैक्चरिंग में आप मैन्युफैक्चर इंजीनियर हो या सीनियर मैन्युफैक्चरर हो, उसी टाइटल पे आप पूरी जिंदगी निकाल सकते हो और रिटायर भी होते हैं कई लोग, आपने देखा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में। करेक्ट। आईटी में आपने कितने लोगों को जो 20 साल एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपर देखा इंडिया में? बहुत कम, जो इनका टाइटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नहीं। तो हाँ, तो ऐसा होता है। अभी मान लो 10 लोगों पे एक आपको मैनेजर चाहिए, एक आर्किटेक्ट चाहिए। ठीक है, तो और अभी 15 साल 10 साल बाद सब कोई मैनेजर या आर्किटेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे, तो वो 10 में से केवल दो ही अपग्रेड हो पाएंगे। 8 लोग कहाँ जाएंगे? अगर ग्रोथ लिमिटेड है, मान लो 2-3 एब्जॉर्ब हो गए, तब भी 50% विल चर्न आउट। करेक्ट। ओके, तो सर आप इसीलिए ये जो 15 इयर्स का आपने स्पैन बताया था, तो वो आप उसको फाइनेंस से भी आप एक बार रिलेट करके बताएंगे कि 15 इयर्स की आपने विंडो क्यों दी और वो फाइनेंस से कैसे रिलेटेड है? अभी आपने बता दिया वैकेंसीज कम हो जाएंगी तो आपको वहां पे मिलने में दिक्कत होगी, बट व्हाट अबाउट द फाइनेंस पार्ट? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सो फाइनेंस में ये चीज हमेशा ध्यान रखो, 15 साल तुम्हारे पास है, उसमें तुम्हें रिटायरमेंट का अमाउंट बनाना है, जितना भी तुम्हारा 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़। तो उसके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट करना है आपको उस पार्टिकुलर टाइम पे जो एसेट क्लास चलती है। आज से 10 साल पहले एसेट क्लास रियल एस्टेट पे चलती थी पूरा, बहुत लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा बनाया। पिछले 5 साल से अभी तक रियल एस्टेट पूरा फ्लैट था और आगे हो सकता है वर्क फ्रॉम होम के कारण डाउन जाए। तो अभी एसेट क्लास नहीं चल रही, अभी एसेट क्लास के लिए म्यूचुअल फंड चल रही है। पूरा वर्ल्ड China Plus 1 स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा है, तो उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी इंडिया होने वाला है। और अभी की जो सरकार है वो प्रो बिजनेस सरकार है, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आ रहा है। दैट्स वाई आप स्टॉक मार्केट में देखोगे कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और अभी ये स्टार्ट ऑफ द बुल मार्केट है। करेक्ट। तो इस पे आप कर सकते हैं, ये एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ऐसे करके आपको फाइनेंसेस में ये समझना पड़ेगा कि आपके पास इतना टाइम है, इतना पैसा है, इतनी चीजें हैं, इतनी जरूरतें हैं, आपकी पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए। एक और चीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 15 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। 15 साल बाद आप एक कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं 2-3 साल और, बट यू विल बी एट द मर्सी ऑफ द कंपनी। राइट, जब तक हाँ। और आप आईटी में 15 साल में इतना पैसा आराम से बना सकते हो कि आप रिटायर हो जाओ। ओके सर, एस्टिमेटेड 15 इयर्स के एक्सपीरियंस पे यदि किसी को एक लगाना हो, टारगेट लगाना हो कि हाउ मच इनकम दे वांट, कि इस टाइम तक इतनी इनकम होनी चाहिए और इसको एक्यूमुलेट करके आई कैन एबल टू रिटायर। सो ये 2 क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए, तो वो आप अप्रोक्सीमेटली अपने एक्सपीरियंस पे आप कैसे बताना चाहोगे कि कितना होना चाहिए आपका पैकेज, प्लस आप कितने पे रिटायर हो सकते हो, लाइक आज से 10 साल बाद और आज से सिनेरियो को देखते हुए? ओके, तो अभी ये 2x to 5x रेशो चलता है। मतलब आपका एक्सपीरियंस अगर मान लो 10 साल है तो आपका पैकेज 20 से 50 के बीच में होना चाहिए, तो होता है जनरली। अगर आपका 20 से कम है तो आप स्विच कर लीजिए तुरंत। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये थंब रूल है, क्योंकि आपका फिर पैकेज कम होता जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी कोविड के सिचुएशन को, अगर ये एक्सेप्शनल सिनेरियो था क्योंकि 2-3 साल से रिक्रूटमेंट नहीं चल रहे थे, इसको अगर अवॉइड किया जाए तो 30% ही हाइक मिलती है, 30, 40, 50। करेक्ट, राइट। तो उसके बाद अगर आपका एग्जिस्टिंग पैकेज ही कम है तो आप कम पैकेज पे ही ग्रो करोगे। राइट। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही टाइम पे डिसीजंस लेना। अगर आपका पैकेज सेम कंपनी में आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है तो यू कैन लुक फॉर स्विच। और आई वांट टू ऐड टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। आपने बोला था कि एचआर वगैरह को ये एक चीज बताइए, अगर आप बहुत सारी कंपनीज क्रैक
क्रैक कर पाते हो तो एचआर की नजर में आप टैलेंटेड होंगे या नहीं? यस, आप ओके, टैलेंटेड हो तभी आप क्रैक कर पा रहे हो, राइट? करेक्ट, और कोई भी व्यक्ति एक कंपनी में 7-8 साल से है तो एचआर का एटीट्यूड क्या रहेगा कि उनको बहुत लिमिटेड एक्सपोजर होगा। राइट। सो बेसिकली हमको जो मल्टीपल कंपनीज में इंटरव्यूज देके यदि मल्टीपल ऑफर्स रहते हैं तो ये जो वाला क्वेश्चन जो काफी सारे लोग रेज करते हैं कि रिक्रूटिंग टीम के सामने बैड इंप्रेशन पड़ेगा, वो अपन हटा सकते हैं क्योंकि यू हैव टैलेंट, यू हैव क्रैक मैनी इंटरव्यूज, सो वी कैन टेक दैट एज अ पॉजिटिव और फिर हम उस कंपनी में फटाफट स्विच कर सकते हैं, राइट? यस, इसके दो एक्सेप्शंस हैं। एक, जब आप फ्रेशर्स हो तब आपको जो कंपनी ने जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया है उस पे आपको कुछ साल स्पेंड करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और वो आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आपका बेस बनेगा। करेक्ट, ठीक है, आप साइड में देखते हो कि इसका इतना पैकेज हो गया वगैरह, वो नहीं देखना है। ठीक है। दूसरा, अपना खुद का ग्रोथ प्लान बनाना है कि आपको क्या करना है। आपके पास टारगेट है, आपका जो भी टारगेट नंबर है, जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन किया था कि कितना अमाउंट है, अभी के लिए शायद 1 करोड़ होगा। ओके, ठीक है, फ्यूचर में इट कैन ग्रो टू 1.5 करोड़। अब पुराने जो स्टेटिस्टिक्स वाले हैं वो बोलते हैं कि भाई 1.5 करोड़ भी कम पड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला। एक चीज जानिए, इंडिया में इंटरेस्ट रेट जब 10-11% नॉर्मली हुआ करती थी, अभी वो 6% पे आ गई है। तो जैसे कोई कंट्री ग्रो करता है तो इन्फ्लेशन वगैरह सब सैचुरेट होने लगता है 4-5% पे। करेक्ट। और उसका भी एक ट्रिक है कि आप फिक्स जो भी एसेट्स हैं वो आप पहले लेके रख लीजिए रेट बढ़ने से, बाकी वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके बहुत लिमिटेड ही ग्रो होते हैं। करेक्ट, बस एक चीज माइंड में ध्यान रखनी है कि वो 15 इयर्स एक्सपीरियंस, 15 इयर्स के बाद आपकी 15 years yes, there are some hacks also how to increase after 15 years, but मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है, I'm honestly sharing, जिनका एक्सपीरियंस 16-17 साल हो गया है और उनके पास अभी पैसे नहीं है, जॉब नहीं है। करेक्ट, सॉरी, उनकी फैमिली उन पे डिपेंडेंट है, उनके घर की EMI चल रही है, एंड दैट मेक मी क्राई कि आई एम नॉट एबल टू हेल्प देम आउट। और ऐसे एक केसेस नहीं है, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। आप लिंक्डइन उठा के देख लीजिए, जितने लोग जॉब का पूछ रहे हैं कि मैं इतने साल से जॉब ढूंढ रहा हूँ, नहीं हो सकता, उसमें कई लोग मिलेंगे आपको जो 15 ईयर 20 ईयर एक्सपीरियंसेस है। और फिर मैं सोचता हूँ कि उन्होंने क्यों अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की। अब वो चीज़ हम बदल नहीं सकते, इसलिए मैं नए जो भी अभी आईटी में आए हैं उनके लिए सब कुछ बहुत कलरफुल है। उनके लिए मैं बताना चाहूँगा ऐसा नहीं है। आईटी में आपको पैसा मिल रहा है क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड का है, ठीक है? और हाँ, इसलिए आपको पैसा मिल रहा है, अभी आपकी किस्मत अच्छी है, आप पैसे कमा सकते हैं, कमाइए, इन्वेस्ट कीजिए। और मैं एक और चीज बता सकता हूँ, जैसे कि आपके पास अगर 1-1.5 करोड़ रुपए है तो आपका माइंड फ्री होगा, राइट? आप जो चाहे कर सकते हैं। अभी आप मैनेजर को कुछ नहीं कहते, आप जो चाहे कर सकते हो। वंस यू हैव मनी देयर इज नो हार्म, आफ्टर दैट यू कैन, आफ्टर दैट जितने साल करो उतने साल आप एंजॉय कर सकते हो लाइफ को। वो एक बर्डन हट जाएगा और वो डर हट जाएगा, देन यू कैन एबल टू ऑल द टेक फ्रीली, आप कर सकते हो इसे। ओके, और सर इससे मेरा एक और क्वेश्चन आता है कि स्विच तो हमको करना है अपने स्किल्स को एनहांस करके, बट जब हम स्विच करते हैं तो काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस हम करते हैं, लाइक एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो आपने काफी सारी कंपनी पे स्विच किया है, तो आपको ऐसा क्या लगा कि ये मेजर हर्डल रहता है जब भी कोई इंसान स्विच करता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, और आपके एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ ऐसा बताना चाहे जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो, आगे मैं भी स्विच करने वाला हूँ बहुत सारे। तो हाँ, एक और चीज है, बहुत सारे स्विच करना नहीं, आपको केवल देखना है कि आपके ग्रोथ कैसे हो रही है इकोनॉमिकल टर्म्स में, ठीक है? अगर आपको सेम कंपनी आपको 15-20% ग्रोथ दे रही है और आपको लग रहा है हर 2-3 साल में आपका प्रमोशन हो रहा है, तो आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि आपका जो ग्रोथ है उतना ही होगा। या आप वेट कर सकते हो बिग 4 कंपनीज में जाने के लिए, पर्टिकुलरली कंपनी में जाने के लिए, तब आपको स्विच करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि इस कंपनी में आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो रही है या आप पीछे रह जाओगे बाकी लोगों से, तो आपको स्विच करना इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, सो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस कंपनी में हो वहाँ पे फाइनेंशियल यदि आपको सपोर्ट दे रहे हैं 15 से 20% की आपके हाइक्स हो रहे हैं, सो वहाँ पे स्टे करना वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं है देन यू हैव टू स्विच, राइट? यस। और दूसरा है, आपको लग रहा है कि आपकी स्किल सेट आउटडेटेड हो रही है। करेक्ट,
ओके, गॉट इट। तो उसके लिए तो फिर आपको खुद को स्किल्स एनहांस करके फिर आपको इंटरव्यूज क्रैक करने ही पड़ेंगे। नोबडी कैन हेल्प यू इन दैट, राइट? हाँ, जो लर्निंग होती है वो सेल्फ लर्निंग होती है। मुझे जब मैंने अभी तक 400-500 इंटरव्यूज लिए होंगे। मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग बोलते हैं कि ये इस पे मैंने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में नहीं था। ओके, राइट। अब जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो हर बार आपके प्रोजेक्ट्स में तो होगी नहीं। करेक्ट। आप किसी प्रोजेक्ट्स में 3-4 साल से, वो 3-4 साल पुराना तो ऑलरेडी हो गया है। राइट। उसमें आप एज्यूम नहीं कर सकते उसमें आपका कुबरनेटिस यूज होगा, ये टेक्नोलॉजी यूज होगी, डेटा साइंस यूज होगा। वो तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा। करेक्ट। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड यू हैव टू लर्न एंड देन यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यूज एंड देन यू हैव टू क्रैक इट। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलोगे नहीं होता है एंड रिक्वायरमेंट वहां पर है, सो दे विल डेफिनेटली प्रिफर अ कैंडिडेट जिसको वो आता होगा। करेक्ट। और अभी क्या है, इतने सारे रिसोर्सेज हो गए, इट्स वेरी इजी टू फाइंड। करेक्ट। हमारे टाइम में बहुत डिफिकल्ट रहता था रिसोर्स मिलना। गॉट इट। वो अर्ली मूवर एडवांटेज होता है ना, तो उस समय पे आपका टाइम तो था, हमें नहीं है वो। पर आप लोगों को एक एडवांटेज है। ओके। हम लोगों के टाइम में पैसे कम मिलते थे, आज अच्छे मिलते हैं। हाँ, दैट इज राइट। बट आई थिंक आज के टाइम इन्फ्लेशन ज्यादा है। इफ यू एग्री। इन्फ्लेशन तो अभी कम होता जाएगा। ओके। लेकिन ये है, अभी देखिए, जैसे कि इफ यू कंपेयर कि बेंगलोर में आपको मान लो 1 लाख रुपए हर महीना चाहिए हो अच्छे से रहने के लिए आफ्टर मैरिड लाइफ, राइट। पर आपको अगर आपके होम टाउन हो, मान लो जो मैसूर है, जैसे कि मैसूर में आपको वही 1 लाख का एक्सपेंस आपका 40-50 हजार आ जाएगा। तो जो IT सिटीज है वो इंटेंशनली एक्सपेंसिव कर दिए गए हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम में आप लोगों को बहुत एडवांटेज होगा कि कभी सेविंग नहीं होती होगी, अभी सेविंग स्टार्ट हो गई। करेक्ट। राइट। सो दीपेश सर, मेरा इससे एक और जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है कि कोई IT के अंदर है, हो गया उसको काफी टाइम, 3-4-5-6 साल, 10 साल हो गई है, अब उसका मन नहीं है, लाइक फ्रस्ट्रेटेड विद दैट ऑल दैट कल्चर, बट ही और शी वांट्स टू अर्न लिविंग, लाइक सैलरी चाहिए या फिर कुछ ऐसा जो इनकम आती रहे। तो अपार्ट फ्रॉम IT जो पर्सन पहले ही काम कर चुका है, वो और क्या कर सकता है? लाइक मैनी पीपल यूज्ड टू डू MBA, मैनी पीपल यूज्ड टू डू कि कुछ खुद का शुरू करते हैं। सो बेसिकली आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने आई थिंक काफी सारे लोगों को देखा होगा या फिर देख रहे होंगे, आई डोंट नो, तो आपके हिसाब से क्या प्रेफरेबल रहेगा जो IT से तुरंत निकल के, कई लोग तो फ्रस्ट्रेशन में निकलते हैं जो कि 3-4 साल में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई 8-10 साल में निकलते हैं कि अब नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस। सो हाउ दे कैन एबल टू गेट द इनकम, रेगुलर इनकम अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पार्ट? यस, सबसे पहले मैं ये चीज़ कवर करता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप IT में हैं, क्योंकि आपके सेटिंग्स हो गए, तो आपको योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी पे आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो आपको कहीं ना कहीं आपके हेल्थ कंसर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होती जाती है जैसे आप ऊपर जाते हो, क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वो एवर चेंजिंग फील्ड है, तो इसलिए इसके कारण प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। Right. तो ये पहला एस्पेक्ट है। सेकेंडली, अभी से ही, तब से नहीं, 10 साल एक्सपीरियंस से नहीं, अभी से ही आपको पैसिव इनकम के एवेन्यूज ढूंढने होंगे। Okay. बहुत जरूरी है। हाँ, अभी ही टाइम है, अभी ही टाइम है। आज का जितना भी पैसा आप कमाएंगे, उसमें से मोस्ट ऑफ द मनी, जिसके आप बैचलर है तो मैं कहता हूँ 50% आपका रिजर्व होना चाहिए सीधे इन्वेस्टमेंट में जाने के लिए, अगर आप फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी तो। करेक्ट। अगर आपकी फैमिली गुड टू डू है तो आपका सेविंग्स अभी से होना चाहिए और इंक्रीमेंटल होना चाहिए ईयर ऑन ईयर। मैंने अभी कुछ कैलकुलेशन की थी कि अगर आप 20-30 हज़ार से भी स्टार्ट करते हैं और आप जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले 10-15 साल में आपका कॉर्पस, और आप बढ़ाते जाते हैं 10% हर साल, तो आपका कॉर्पस 1-2 करोड़ के आसपास आ जाता है इजीली। करेक्ट। तो ये सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है उस चीज में। और अब पैसिव इनकम ये एक ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप म्यूचुअल फंड्स पे हो। मैं वही पूछने वाला था आपसे। आप खुद ही डिविडेंड्स कैन बी अनदर इनकम, डिविडेंड्स कैन बी अनदर इनकम, राइट। अगर आप स्टॉक्स पे हो, गवर्नमेंट स्टॉक ले सकते हो जो हाई डिविडेंड पेइंगे, जब तक वो प्रॉफिटेबल हो तब तक, जब तक डिविडेंड मिल रहा है तब तक उसमें रहो। ग्रोथ उसमें होती नहीं ज्यादा, बट ये फायदा होता है। थर्ड आपका जो भी आपका एडिशनल टैलेंट है, ठीक है, जैसे कि आपका है यूट्यूबिंग इज एडिशनल टैलेंट, है ना, तो वैसे ही कई लोग का ट्रेनिंग में बहुत अच्छे रहते हैं, कई लोग डांस में अच्छे रहते हैं, कई लोग कल्चरल में रहते हैं, तो उनको डाइव मत होने दीजिए।
ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है सर। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि कई लोग आईटी में काम करते हैं, दे यूज्ड टू से वी एग्जॉस्ट, अब हमसे नहीं होगा, एंड वो मैं कहूंगा कि वो एक्सक्यूज है, क्योंकि वो उस टाइम के लिए तो उन्होंने डिले कर दिया, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो सर ये जो चीज चल रही है ये है तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही, कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, डिले करते हैं, देन जब क्रिटिकल कंडीशन आती है देन दे सफर। उस साइकिल को कैसे तोड़ा जाए? तो ये इसमें कुछ ट्रूथ भी है, क्योंकि आपको ये बता दूं कि फिजिकली जितना आपका फटीग होता है, फिजिकली आपका जितना थकते हो, उससे कई गुना ज़्यादा आप मेंटल एक्सरसाइज में थकते हो। और आईटी पूरा मेंटल एक्सरसाइज का ही है, तो उसमें आपका फटीग होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, इरिटेटेड होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ाना, ये सब बहुत सामान्य चीज़ें हैं। इसलिए मैंने पहले ऐड किया कि योगा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो आईटी में आके तो इट्स वेरी डेंजरस। करेक्ट। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए, आप आईटी का नेचर ही ऐसा है, ठीक है। आपके पास हमेशा स्टूडेंट कैप होनी चाहिए। आप जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो 2 साल बाद नहीं आने वाले, 2 साल बाद सब बदल जाएगा। आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, हम कब तक पढ़ते रहे, लेकिन आपने आईटी चूज किया है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कंटिन्यूस पढ़ना है। बट 15-20 साल में आपका रिटायरमेंट कॉर्पस हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। बाकी सब इंडस्ट्री में नॉर्मल व्यक्ति 35 साल में जितना अर्न करता है उससे ज़्यादा आप 15 साल में अर्न करोगे। ओके, गॉट इट। क्योंकि सर जितना भी मैंने अभी तक सुना था वो ये लोग बोलते थे कि आप 30-35 साल काम करो फिर रिटायर हो, लेकिन आईटी में ये नहीं। आईटी में 35 साल नहीं, आईटी में 15 साल हो गया है टुडे सिनेरियो। यस, क्योंकि ये यंग इंडस्ट्री है और मैच्योर्ड हो चुकी है। करेक्ट। और मेनली इसमें एचआर का भी रोल है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा, कई लोग बोलते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही रहना है, मुझे कोडिंग ही करनी है। उनका नहीं, इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब आप मैनेजमेंट करो, अब आप ये करो। फिर वो बोलते हैं मिड मैनेजमेंट जो होता है एक्स्ट्रा फ्लैब है, तो उनसे गेट रिड ऑफ मिड मैनेजमेंट, फिर वो चीज आ जाती है। तो सर बेसिकली मैंने काफी लोगों को ये भी देखा है जो आईटी में एंटर करते हैं, चाहे कोडिंग वगैरह हो, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लेते हैं कि हम तो अब बिजनेस साइड पे जाएंगे, एंड देन वी स्टार्टिंग कंसल्टेंसी, एंड कुछ लोग एचआर में चले जाते हैं कोडिंग को छोड़ के। तो वो वाला फील्ड में क्या स्ट्रेस नहीं होता या चिल मामला होता है? यदि ऐसा है रियलिटी में तो फिर वही करते हैं ना, तो कोडिंग क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया। तो पहली बात, जो ईएमबीए वगैरह का जो क्रेज चल रहा था कुछ साल पहले, अभी वो बहुत डाउन हुआ है। अभी क्या हुआ है, वो एमबीए वगैरह डाउन टर्न में जा रहे हैं, क्योंकि आईटी में इतना सारा ऑटोमेशन हो चुका है डेटा साइंस वगैरह में कि बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स ऑलरेडी अवेलेबल, तो डिसीजन मेकिंग काफी इजी हो गई। तो जो मार्केट रिसर्च वगैरह जो करते थे, जो मेजर वर्क है जो बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह का, उसमें से काफी कुछ सैचुरेशन आ चुका है, और बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें अच्छी जॉब्स के लिए। और उनको आप यकीन नहीं मानोगे, जो एमबीए वगैरह हैं उनको वो आजकल क्लाउड सीख रहे हैं, आजकल वो क्लाउड कंसल्टिंग में जा रहे हैं, सैप कंसल्टिंग में जा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि इसकी जो जरूरत है, जो बिजनेस मैनेजमेंट की जरूरत है, वो टाइम टू टाइम कम होती जाएगी। ऑफ कोर्स दे आर एक्सेप्शन। अगर आप आईआईएम से हो तो बिट बेटर देन अदर्स, अगर आप हार्वर्ड वगैरह से हो तो मच बेटर देन अदर्स। जो हार्वर्ड वगैरह में होते हैं वो कंपनी को बहुत ट्रस्ट रहता है, क्योंकि कंपनियां क्या देखती है कि हमें पिछली बार हमने हार्वर्ड से जो लोग आए वो रिक्रूट किया, उन्होंने हमारी कंपनी को बहुत ग्रो कराया है, इसीलिए उनको उन्हीं को एग्जीक्यूटिव पोजीशन मिलती है। कुछ साल पहले ऐसा था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कुछ साल पहले ऐसा था कि आप आईआईएम से हो तो आपको एग्जीक्यूटिव पोजीशन मिल जाएगी। आजकल आप देखो जितने सीएक्सओस वगैरह हैं, ज़्यादातर जो इंडिया में है स्पेशली, वो सब हार्वर्ड या बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड वगैरह से। करेक्ट। तो मैं भी ये ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि अगला मेरा लेडर यही है। तो मुझे डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस है, और मैंने उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। तो मैं ये बोलूंगा कि एक चीज होती है जो उनसे सीखने की है। ऑफ कोर्स सबको तो चांस नहीं मिलेगा हार्वर्ड वगैरह में एमबीए वगैरह करने का, पर एक चीज सीखने की है उनको कि वो कंपनी के लिए पूरी तरह से अवेलेबल रहते हैं। दे यूज ऑल द स्किल्स टू वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपनी। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो ये ऐसा नहीं है कि जो लोग सोचते हैं कि यहाँ से बच गए तो एमबीए में जाके चिल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी आपको पूरा डेडिकेशन के साथ 24 आवर्स कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एग्जॉस्टेड।
राइट? यस यस। बट ऐसा है जिनका जैसे मैंने बताया, अभी मैं करियर काउंसलिंग में हूँ, तो जो उनका पर्सनली ट्रेड्स वगैरह आईटी से रिलेटेड नहीं है, दे आर गुड एट सेल्स, दे आर गुड एट मार्केटिंग, उनको जरूर एग्जीक्यूटिव एमबीए करके उनके उसमें करना चाहिए। आप करियर काउंसलर से सलाह ले सकते हो, सबका पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलग अलग रहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। राइट। ओके, तो सर आपने एक चीज और मेंशन करी थी कि आईटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, आपकी पोजीशन बढ़ेगी, प्रेशर आएगा, स्ट्रेस रहेगा, मेडिटेशन और आर्ट ऑफ लिविंग, ये चीज आपने मेंशन करी। तो सर ये आर्ट ऑफ लिविंग, सुदर्शन क्रिया की जो आपकी स्टोरी है वो थोड़ी सा बताना चाहेंगे, जैसे कि पता पड़े व्यूअर्स को वो क्या है, जिन्होंने आज तक कभी नहीं सुना इस बारे में, वो क्यों इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि जो आईटी में है वो ही क्यों करे, सभी क्यों ना करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप एग्जैक्टली कैसे इनको गाइड करना चाहेंगे इसके लिए? मैं ये बोलूँगा मैं बहुत लकी था। मेरा एक फ्रेंड है, वो आर्ट ऑफ लिविंग में था, तो उसने मैंने उसको बोला कि योगा वगैरह कहाँ सिखाते हैं वगैरह, मुझे शुरू से थोड़ा इंटरेस्ट था, तो उसने बोला कि आर्ट ऑफ लिविंग की वर्कशॉप हो रही है, वहाँ जाके अटेंड कर लो। अब उसने मुझे पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी प्रोवाइड की 1-2 दिन। उसके बाद तो उसको पता था कि एक बार सुदर्शन क्रिया का सेशन आ जाए वो फिर अपने आप आएगा। तो तीसरे दिन से ऐसा नहीं हुआ, पर पहले दूसरे दिन, पहले 6 दिन का आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स होता था। तो तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि सच टाइप ऑफ थिंग स्टिल एग्जिस्ट टुडे इन कलयुग। मतलब मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था कि सुदर्शन क्रिया के बाद का, आई वाज लाइक फ्लोटिंग, मुझे पता नहीं था मैं क्या हूँ। It's like I never did some meditation before heavily. I haven't done heavily meditation or something before. और मेरा ऐसा कुछ वो भी नहीं था, मैं काफी खुश था वगैरह। लेकिन उसके बाद जो एक्सपीरियंस हुआ उसमें मुझे लगा कि नहीं, इट्स वेरी वेरी गुड। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, मैं जो अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड था उनको बताता, तब आर्ट ऑफ लिविंग इतना नहीं था, अभी तो मान लो 156 कंट्रीज में है, तब इतना नहीं था। तो मैं बहुत ऐसा बताता कि ये कर लो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो वो बोलते थे कि तो ऐसे कर करके मैं करता था। फिर मुझे बाद में लगा कि नहीं, सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मुझे लगा कि लोग स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, जैसे कि यूथ्स के लिए बहुत सारा अप एंड डाउन होता है लाइफ में, तो उसमें उनको इमोशनल स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। और आईटी में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सब लोगों के लिए जरूरी है। आईटी जो भी आईटी या जो भी स्ट्रेसफुल जॉब है, चाहे आपकी पुलिस की जॉब हो या आप वकील हो या कुछ भी, जो भी स्ट्रेसफुल जॉब है, उनके लिए तो मस्ट है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ पैरामीटर्स पे इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट लाता है, यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। अभी जैसे कोविड की सिचुएशन हुई, तो ऐसा तो सुदर्शन क्रिया 1-2 वीक करने से ही जिसकी आपका स्ट्रेस लेवल होता है वो 57% ड्रॉप होता है। ऑल दीज आर साइंटिफिकली प्रूव्ड। आपका जो लंग कैपेसिटी होता है उसमें कुछ प्राणायाम्स रहते हैं, उसके आप लंग कैपेसिटी बहुत तेजी से एनहेंस होती है। तो ये सब चीजें हेल्थ के लिए बहुत जरूरी रहता है। और तब आपका जो ये है ना फ्रस्ट्रेशन, वो बिल्कुल नहीं रहता। आई एम नॉट एट ऑल फ्रस्ट्रेटेड। मैंने ऐसे बॉसेस देखे हैं, ठीक है, तो जहाँ पे लोग 1-2 महीना भी नहीं रह सकते, and I was able to survive till the time I'm getting a better opportunity. तो ये चीज बहुत जरूरी है। फ्रस्ट्रेट होके 2-3 चीजें आप ध्यान रखिए, ठीक है। आप स्पिरिचुअल हो या नहीं, फ्लेमिंग मेल कभी मत लिखिए, ठीक है। खासकर अपने मैनेजर्स को, एचआर को कभी नहीं लिखिए, ठीक है। जब भी आप लिखो, सांस रोको, 10 मिनट देखो, 10 सेकंड देखो कि ये मेल जो आपने लिखा है पूरा पढ़ो वापस, कि उसका क्या रिएक्शन होगा सामने वाले का। करेक्ट, ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा सोचते हैं कि मैनेजर्स वगैरह, इनको जो बड़े बूढ़े लोग हैं आईटी में जो है, उनको कुछ नहीं आता। अब उनको आएगा भी कैसे, उन्होंने जावा पढ़ी है, आप उसमें पाइथन में पूछ रहे हो, आप क्लाउड में पूछ रहे हो, है ना। लेकिन और उनको अपग्रेड होने में टाइम लगेगा। लेकिन ये लेकिन उसके कारण क्या, बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, ठीक है। और मैंने कई लोगों को देखा है जो वो कहते हैं कि बहुत खुशी से कहते हैं, अरे मैंने तो उसके मुंह पे रेजिग्नेशन फेंक के आया हूँ। नहीं, कभी नहीं करो रेजिग्नेशन, तभी फेंको जब आपके पास एक ऑफर है। करेक्ट। जो इसमें होश नहीं खोने, पहले कम से कम एक ऑफर लो, देन यू विल डू रिजाइन। ओके, तो बेसिकली तो दीपेश सर, ये जो मेडिटेशन वाला जो पार्ट है, स्पेसिफिकली सुदर्शन क्रिया एंड आर्ट ऑफ लिविंग, तो मोस्ट प्रोबेबली जो लिंक्डइन पे लोग आपसे कनेक्ट करेंगे इस सेशन के बाद, तो डेफिनेटली तो गाइज आप जो भी पूछना चाह रहे हो स्पेसिफिकली फॉर दैट, यदि आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये नेसेसिटी है, आपको लग रहा है प्रेशर फील होता है, सो यू कैन डायरेक्टली
कॉन्टैक्ट दिपेश सर, लिंक्डइन का प्रोफाइल मैंने आपको दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। तो थैंक यू सर वो बताने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेडिटेशन। सब लोग सोचते हैं कि आके बैठ के शांति मिलती है, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि आप लाइट वेट कैसे फील करोगे एंड यू कैन एबल टू टेक डिसीजन वेरी क्लियरली, नॉट इन दोस फीलिंग्स, एंगर फीलिंग्स, डिस्कशंस नहीं होंगे आपके। ओके, यस, एंड यू कैन स्टिक टू योर कमिटमेंट्स। आपको जीवन में जो करना है वो करना है। जैसे कि आप हो कि आप कल बोलोगे कि जब मुझे स्टार्टअप खोलना है, उसकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ होगी अगले 5 साल में। करेक्ट। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त लोग क्या रिस्पॉन्स करेंगे आपको? वो कहावतें होती है फिर मुहावरे वाले की, सपने देखना वगैरह वगैरह, वही आएंगे। हाँ वही, राइट। लेकिन तो आप अगर उसमें क्या आप ऐसे कैरी हो जाओगे कि अरे लोग तो सही होंगे, वो लोग मुझे इतने साल से जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा करके ऐसा थिंकिंग आती है। लेकिन जब आपकी अंदर की स्ट्रेंथ है ना, वो बढ़ जाती है। अभी जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई एम आइंग CXO पोजीशंस एंड ऑल, राइट। तो ये सब अंदर की स्ट्रेंथ का कमाल है। मेरे पास बहुत कंफर्टेबल लाइफ है अभी। मैं एक जो कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी है, यानी कोई भी व्यक्ति उसमें बहुत साल स्पेंड करना चाहेगा उस कंपनी में, ऐसी कंपनी में। वर्क लाइफ बैलेंस है, मैंने एक भी सैटरडे संडे काम नहीं किया। आई एम नॉट मेकिंग यू ऑल जेलस, बट ऐसा है। और फ्लेक्सिबल आवर्स है, जब चाहे वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो। होपफुली सर मैं भी शायद स्विच मार के उसी कंपनी में आने वाला हूँ। आपकी कंपनी भी सेम है, बहुत बढ़िया कंपनी है। थैंक यू। तो उसके बाद भी आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी जैसा आप बोल रहे थे कि एक साथ में इतनी चीजें कैसे कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत कम है, मैं इससे कई गुना ज्यादा कर सकता हूँ। तो ये जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो आती है मेरे को। एक चीज समझ में आई जो आपने बताया कि काफी लोग जो बोलते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्क देके। उसकी लिमिट को एनहांस करने का एक तरीका है मेडिटेशन, वन ऑफ द वे, एंड व्हिच विल हेल्प यू टू डू मेनी थिंग्स, नॉट ओनली योर IT जॉब, बट यू कैन डू मेनी थिंग्स सो दैट आपको बाद में स्ट्रगल इतना ना करना पड़े। आई एम करेक्ट? यस। और आपका बिल्कुल फ्लिप अराउंड हो जाएगा। जहां आप सोचते हो कि आप एग्जॉस्ट हो गए, वहां आपको लगेगा मैं तो 10 गुना और काम कर सकता हूँ। राइट, एग्जैक्टली। ऐसा एक दिन में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप सुदर्शन क्या करो और एक दिन में एक आध बार एक्सपीरियंस किया या 1-2 महीना प्रैक्टिस की, तो ऐसा नहीं होगा। बट इंक्रीजिंगली ये होता रहेगा। टोटली। और मैंने एक रिसर्च की है, ठीक है, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है ये मैंने। जितने भी लोग जो बहुत ज्यादा ग्रो हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनका ऑरा बहुत बड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं। अगर आप देखो, टाटा को देखो, अंबानी को देखो, किसी को भी देखो। अभी मैं अंबानी का पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी के आजकल आप क्या पढ़ते हो, बिजनेस बुक्स, बिजनेस मैगजीन्स? तो उसने कहा नो, आई एम रीडिंग अद्वैता वेदांता टुडे। और फिर मैंने देखा उसके 4-5 साल में उनका बिजनेस डबल टेबल हो गया। आप स्टीव जॉब्स की कहानी आप सबको पता है, सेम विद गूगल CEO। तो इन सब की कहानियों में ये चीज कॉमन है कि आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअल रहोगे, जितना ज्यादा आपका ऑरा रहेगा, उतनी ज्यादा आप ग्रोथ करोगे। करेक्ट सर। एक ग्रोथ दैट्स द शॉर्टेस्ट कट। ओके, शॉर्टेस्ट। तो गाइस आपको शॉर्टेस्ट कट मिल गया। थैंक यू फॉर द बेस्ट सर। सो इसी ग्रोथ जो कीवर्ड आपने भी मेरे को दिया है, इसी से मेरे को एक चीज पूछनी है आपसे, जो अभी करंट IT ट्रेंड चल रहा है। तो बेसिकली अभी मैं देख रहा था कि मार्केट में 4 चीजें बहुत ग्रो कर रही हैं। फर्स्ट है AI, मशीन लर्निंग हो गया, ब्लॉकचेन, उसके बाद हो गया हमारा डेटा साइंस, एंड देन क्लाउड। तो आगे आने वाले टाइम के हिसाब से इनमें करियर अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंस और ग्रोथ कैसी रहेगी? और यदि कोई स्टार्ट कर रहा है अभी जर्नी अपनी एज अ फ्रेशर और उसको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया गया है जो कि वर्थ नहीं है, सिंपल सपोर्ट हो गया, डेटा एंट्री हो गया, कुछ इससे रिलेटेड नहीं है, तो उसको एक्चुअल में करना क्या है अभी? क्योंकि मेरे को जहां तक अभी नॉलेज है, आप कंफर्म कर सकते हो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, तो उसको करना क्या चाहिए इस टाइम पे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो अगर आप फ्रेशर हो, अगले 4-5 साल तक पैसा कमाना भूल जाइए। आपका पूरा फोकस होता है सब कुछ सीखना है मुझे। आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। जैसे कि आप एजुकेशन में आपको 20-22 साल आप पढ़ाई करते हो, समझिए 4-5 साल आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हो। सब
कुछ करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ सीखना है, कंपनी से भी सीखना है, बाहर भी सीखना है। जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं काम करता था तो मेरा सिलेक्शन डायरेक्टली सीटीओ टीम में हुआ था। मैं सीटीओ के साथ डायरेक्टली काम करता था। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की कि वो सीटीओ से नहीं सीखा। ठीक है, मैंने ये समझा नहीं कि सीटीओ मेरे साइड में बैठ के मुझे सिखा रहा है, जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है वो मेरे साइड में बैठ के मुझे सिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो गलतियां मैंने की वो आप मत कीजिए। तब भी मैं 14-15 आवर्स डेली काम करता था शुरू में, और उसके बाद मुझे इतना नहीं करना पड़ा। इसीलिए तो आपके 4-5 साल बहुत क्रिटिकल है। सब कुछ सीखिए, ये मत सोचिए कि मुझे डेटा साइंस का प्रोजेक्ट नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। सब कुछ जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, यही नहीं कि आईटी में हो रही है, आपका सेल्स में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एचआर में कुछ इवेंट्स मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटी, सब कुछ कीजिए। ग्रोथ शुड बी मल्टी डायमेंशनल। ऐसा नहीं कि आपको कोडिंग आती है तो आपको बहुत ज्यादा, आपको अनलिमिटेड पैसा मिलेगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो मतलब आपका एक्सपोजर हर जगह होना चाहिए जिससे कि आप सेलेक्ट कर पाओ कि क्या आपको सूट करेगा। और एक्सपोजर के लिए यू नीड नॉलेज, तो वो तभी आएगी जब आप अपने आप को एक्सपोज करोगे हर एंड पॉइंट। यस, तो इसमें भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। मैं सात्विक न्यू ईयर पार्टीज ऑर्गेनाइज की है, तो तब, और मैंने कई सोशल प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज किए, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ऑल दीज ड्राइव्स एंड ऑल। तब मुझे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ा। तब मुझे समझ में आया कि जो ग्रोथ होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ में आप ग्रो करोगे एंड थिंग्स आर डन। और उसके बाद आपके पास एवेन्यूज भी खुलने लगते हैं। Right. जैसे कि आप सोचते हो कि आपको केवल आईटी आता है क्योंकि आपने बाकी चीजें एक्सप्लोर ही नहीं की। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो सर इसमें एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे किसी ने काफी चीजें एक्सप्लोर कर ली हैं, काफी सारे सेगमेंट में काम किया है, तो उसमें से यदि अभी जो मैंने चार्जेस से नाम लिया था, एआई, ब्लॉकचेन, क्योंकि हर किसी की आईटी वाले के जबान पे यही चढ़ा हुआ है, क्लाउड एंड डेटा साइंस, यदि इनमें से आफ्टर गेटिंग एक्सपोजर उसको अपने करियर सेगमेंट में आगे फ्यूचर के हिसाब से बनाना हो, इंक्लूडिंग फाइनेंस आल्सो, क्योंकि हम 15 इयर्स की विंडो लेके चल रहे हैं, तो फिर अभी के टाइम के हिसाब से और आगे प्रोजेक्शंस के हिसाब से 10 साल आपको क्या लगता है कि कौन सा सेगमेंट आईटी के अंदर ग्रो पे है या बूम पर है? अभी हाईएस्ट बेस्ट सेगमेंट अभी होगा हाइब्रिड क्लाउड। ओके, अगले 10-15 साल पे हाइब्रिड क्लाउड में बहुत काम है। अगर आप कुबरनेटिस के कंट्रीब्यूटर देखिए, मोस्ट ऑफ देम आर इन यूएस ऑलरेडी। ओके, तो दैट विल बी नंबर 1 सेगमेंट क्लाउड। सेकंड, डेटा साइंस। सबको पता है डेटा इज द न्यू ऑयल। और डेटा जो अभी जो एप्स वगैरह का डेटा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है, उसको प्रोसेस उसको चर्न आउट नहीं कर पा रहे हैं। जैसा मैं एयरटेल में एक एप्लीकेशन बताता हूँ डेटा साइंस की, उससे आपको, जब मैं एयरटेल में था तब मैंने बताया किया था। आई होप वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो। जैसे कि आपने टावर्स वगैरह होते थे, पहले टावर्स वगैरह ऐसे ही लग जाते जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ टावर्स होती थी। फिर उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू किया कि ये टावर है मान लो, तो इतने लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तब यहाँ टावर का कुछ यूज है, कहाँ किस टावर से मुझे प्रॉफिट आ रहा है, किस टावर से लॉस आ रहा है। अच्छा। वो एक, हाँ, तो उससे आप खुद सोचिए। और उसको ऑप्टिमाइज करके अगर मैं 30% भी रिड्यूस कर दी, मान लो आपके जो एनुअल कॉस्ट है टावर्स वगैरह की वो काफी यूज होती, मान लो 10,000 करोड़ है, तो उसमें आप 30% रिड्यूस कर, मतलब उसके कारण आपने 3,000 करोड़ सेविंग कर ली। तो डेटा साइंस आपको बहुत डीप आना चाहिए, करेक्ट, शैलो नहीं कि मैंने बस पेटा टाइप ऑफ डेटा यहाँ से उठा के इधर ट्रांसफर किया। नो, आपको पता होना चाहिए डेटा साइंस किस लिए यूज है। अप्लाइड डेटा साइंस वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको वो आ गया वो 5 साल में भी रिटायर हो सकता है। ओके। और सर क्लाउड हाइब्रिड जो आप बता रहे थे, हाइब्रिड क्लाउड, यस, हाइब्रिड क्लाउड मतलब आपको जैसे AWS, GCP, Azure ये सब है, और हाइब्रिड क्लाउड डॉकर, कुबरनेटिस वगैरह है। ये हाइब्रिड क्लाउड सेगमेंट अभी जो आईटी है 6% करीब से ग्रो कर रहा है। हाइब्रिड क्लाउड अराउंड 16 to 18% से ग्रो कर रहा है, और वो बहुत ग्रो करेगा। अभी सारी चीजें क्लाउड से हाइब्रिड क्लाउड में माइग्रेट होना शुरू हो गई है। करेक्ट, ठीक है। तो ये जैसे डेवऑप्स बोलते हैं ना कि डेवऑप्स, कई आईटी में बहुत ज्यादा ये है कि मुझे डेवऑप्स पे काम नहीं करना। डेवऑप्स इज द हाईएस्ट पेइंग फील्ड टुडे। ओके, और वो बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इतना पैसा होगा डेवऑप्स में कि अनबिलीवेबल, और शायद ही आप इंडिया में रहोगे। गॉट इट। और 15 ईयर से पहले भी रिटायर हो जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बहुत ही जल्दी। अगर आप विदेश जाते हो तो शॉर्टेस्ट है, विदेश जाओ, 4-5 years फोकस ऑन अर्निंग,
ठीक है। अगर आप जैसे कि बैचलर हो तो बहुत बढ़िया, आप अगर रूम शेयर करते हो तो सारी कॉस्ट शेयर हो जाती है। तो उसमें आप अगर 2-3 साल भी विदेश जाके आए और आपने वो सेविंग करना सीख लिया उस टाइम में, ये मत सोचो कि अभी घूमने फिरने का मौका है विदेश, ऐसा नहीं कि आप पाली एक ही बार जिंदगी में जाओगे। ठीक है, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिली, हमारे टाइम में इतनी नहीं थी, बट आप लोगों के टाइम में ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है कि इजीली अवेलेबल। बिकॉज बहुत सारी पहले आईटी में इंडियन कंपनीज ही ज्यादा थी। करेक्ट। अभी विदेशी कंपनियां भी बहुत सारी आ गई है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ अर्निंग है। अगर आप कम एक्सपीरियंस है, मान लो 7 ईयर्स के अंदर 7 ईयर्स है, पूरा फोकस रखो, मैनेजर से अच्छी रेपुटेशन रखो। देखो मैनेजर्स वो एक मैं पढ़ रहा था एक बार कि आईटी में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देखा कि देयर आर 2 रूल्स। वन इज बॉस इज ऑलवेज राइट, सेकंड इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। राइट। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जानना होगा। और मैं एक और चीज बता सकता हूँ, जो लोग मैनेजर्स वगैरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या हेड वगैरह मैनेजर डायरेक्टर के से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। आपको पता है 10 साल आपका यही मैनेजर रहेगा। ओके, गॉट इट। तो सर एक चीज तो आपने बता दी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि ये 4 सेगमेंट्स मैंने आपसे पूछे थे, आपने बता दिया रैंक वाइज कौन सा कैसी ग्रोथ होगी। ग्रोथ के साथ प्रेशर भी आएगा जो और एक और चीज है, आगे जाके जो सेगमेंट्स आएंगे वो अभी आए नहीं है, जो हाईएस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स अभी आए नहीं है। हो सकता है वर्चुअल रियलिटी विल पिक अप, जो फेसबुक का मेटा वगैरह चल रहा है। राइट, दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट। ओके। तो सर एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक बुक भी लिख रहे हो और शायद वो पब्लिश हो जाएगी सून, और आई थिंक वो रिटायर से रिलेटेड ही है कि कैसे जल्दी रिटायर होना है, करेक्ट? सो वो जो बुक है कब रिलीज हो रही है, और जो यूथ जनरेशन है उसको कैसे बाय कर सकती है, कहाँ पे बाय कर सकती है, कुछ आप थोड़ा बताना चाहें? यस, तो मैं 2 बुक्स लिख रहा हूँ। एक बुक जो ऑलरेडी हो चुकी है, पोस्ट पब्लिशिंग फेज में है, तो उस बुक में आईटी या टेक फील्ड के लिए स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ कि आपको कैसे और वो बहुत ज्यादा कॉमिक फेज में है, ठीक है। Okay. मैंने कोरा से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए लोगों के, उनको मर्ज अप किया, उसके बाद उसको कॉमिक फेज दिया, क्योंकि पढ़ने में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। करेक्ट। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा है कि मैं नॉलेजेबल बुक पढ़ता हूँ तो मुझे नींद अच्छी आती है, बट पढ़ने में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो मैं इसलिए उसमें मैंने मिक्स किया उसको, और धीरे धीरे एक एक चीज एक्सप्लोर की है कि क्यों इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, क्यों ऑनसाइट इंपॉर्टेंट है, क्यों ये ऐसी चीज है, कैसे डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना है। उसमें सब कुछ बताया है, जो भी मुझे आज तक नॉलेज थी, जितनी भी नॉलेज मैंने एक्वायर की लोगों से, और जितने भी लोग, और उसके लिए मैंने कम से कम 100 लोगों से इंटरेक्शन किया है कि अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद उसका जो क्रक्स है वो आप लोगों को देने वाला हूँ। ये बुक अगले मार्च से पहले हमारा रिलीज करने का प्लान है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप कर सकते हैं उसमें अपडेट। श्योर डेफिनेटली सर, मैं बिल्कुल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक भी दे दूंगा। और सर वो कौन सा प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, लाइक अमेज़न पे या फिर किसी और पे, कैसे पब्लिश होगी? वो सब पे आएगी, अमेज़न पे आएगी। okay. आपका सॉफ्ट बुक भी होगा, हार्ड कवर भी होगा, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके। तो सर इस बुक से रिलेटेड थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आई डोंट नो कि आपके लिए टफ है कि नहीं, लेकिन मेरे लिए आई थिंक यदि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत टफ होगा। यदि कोई जॉब ही नहीं करना चाह रहा और जल्दी रिटायर होना चाह रहा है, कैसे होगा? यस, आप अगर जॉब नहीं कर रहे तो आप हो सकता है कल जॉब दो लोगों को। ओके, लेकिन उसके लिए आपके पास एक मनी भी होना चाहिए। यदि आपके पास प्री इन्वेस्टमेंट वाला मनी नहीं है, सिर्फ आइडिया है, काफी सारे स्टार्टअप्स मैंने देखे हैं, मोस्ट पीपल स्टार्ट करते हैं बट फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। कोई भी स्टार्टअप, ठीक है, कोई भी स्टार्टअप पैसों से नहीं चला है और ना ही चलता है। स्टार्टअप्स केवल एक ही चीज से चलता है, आपके अंदर फायर होनी चाहिए, आपके अंदर वो पागलपन होना चाहिए, आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि नहीं मुझे तो ये करके ही रहना है, जान लगानी है। तब मैं बता रहा हूँ आपको फंडिंग सब मिल जाएगी, आपका स्टार्टअप पक्का ग्रो पाएगा, और आप में वो एनर्जी हमेशा रहनी चाहिए। आपने अभी देखा होगा बहुत सारे फ्रेश वर्क्स में और बाकी पेटीएम में, ठीक है, तो एवरीवन स्टार्टेड ट्राइंग जब उनका आईपीओ आया था, और सब लोग ये बताते थे कि मुझे बोलते थे कि मैं बिल्कुल अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा ये वगैरह, राइट? सेम विद ओला, एवरी स्टार्टअप्स की स्टोरी पढ़ो,
इट विल बी द सेम। तो एक्चुअली उनमें ऐसा पागल था, उनको अपने आइडिया पे पूरा यकीन था कि कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा, राइट। राइट। और एक और चीज फंडी की बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई एम नॉट अ स्टार्टअप फाउंडर। मैं कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट जरूर कर रहा हूँ, बट मैं फाउंडर नहीं हूँ। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपने पैसों से आप स्टार्टअप फंड करना पड़ रहा है तो स्टार्टअप इज नॉट फॉर यू। ओके। स्टार्टअप वही होती है जिसमें दूसरों का पैसा लगा हो और आप उसको सेल कर पाएगा। अगर आप उसको सेल नहीं कर पाए तो आप अपने स्टार्टअप को कैसे सेल कर पाएंगे? टोटली एग्री ऑन दैट पॉइंट। ये बहुत आपने एक गोल्डन नगेट होता है ना, वो आपने ड्रॉप कर दिया है। यू नीड टू मेक श्योर दैट कि आपका जो स्टार्टअप है, जो भी आप जहां से भी पैसा ले रहे हो उस पे बिल्डअप हो सके, ना कि आप खुद ही पूरा पुश करते रहो, देन यू विल बी bankrupt and then you will say ये तो खत्म हो गया। To make sure that Yes. your fire वो sell out कराता रहे, साथ में आप इन्वेस्टर से या जहाँ से आप पैसा ले रहे हो, क्लाइंट से ले रहे हो, उनको वैल्यू भी डिलीवर कर रहे हो, प्लस ग्रो भी कर रहे हो। So that is important, right? यस, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, स्टार्टअप इज नॉट द रिटायरमेंट प्लान। Okay. अगर आपको 10-15 साल आईटी में हो गया है, आपको अच्छा खासा सेविंग है, तो तब आप स्टार्टअप खोल रहे हो, वेरी हाई चांसेस इट विल बर्न आउट। क्योंकि आप यंग हो, तब आपको ज़ील है, एंथुजियाज्म है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तब आपकी स्टार्टअप ग्रो होने की ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे जिन्होंने अपनी कंपनीज खोली थी, मेरे फ्रेंड्स भी, और बहुत टैलेंटेड थे, सुपर टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा अर्न किया, बट दे ड्रेन्ड ऑल द मनी। Okay. ऑफ कोर्स उन्होंने अपना पैसा लगाया, बट दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टअप इसलिए नहीं हो सकता है, यू कैन बी द बेस्ट कोडर, राइट, बट इफ यू आर नॉट एबल टू सेल, स्टार्टअप इज नॉट फॉर यू। करेक्ट। तो सर फिर मेरे को तो एक ही सॉल्यूशन समझ में आता है कि यदि आप थोड़ा पार्शियल सेफ साइड भी चलना चाहते हो, प्लस अपना कुछ अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्ट भी करना चाहते हो, तो यू हैव टू लिंक बोथ देम, एंड देन यदि आपको जॉब भी कर रहे हो तो साइड बाय साइड आपको अपनी हसल चालू रखनी होगी। जब तक वो एनहेंस कर जाए तब तक चलाते रहो। यदि वो एनहेंस कर गया, देन यू कैन एबल टू लीव एंड देन यू विल गो टू रिटायर और व्हाटएवर यू वांट टू डू। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आप सिर्फ जॉब पे ही डिपेंडेंट रहोगे, तो फिर जो आपने पूरा प्लान बताया कि जिस तरीके से 15 इयर्स वाला है, देन यू हैव टू फॉलो दैट पाथ, राइट? यस, एब्सोल्युटली। तो ऐसा है, जैसे कि आप कुछ भी साइड बिजनेस कर रहे हो या स्टार्टअप्स कर रहे हो या आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसमें आपका जब आपकी जो सैलरी है उससे ज़्यादा आपकी मंथली इनकम आने लगे, तब आप सोच सकते हो स्विच करने का। आपने बिल्कुल सही बोला। करेक्ट। थैंक यू सर, आपने बहुत गोल्डन नगेट्स वाली एडवाइस दी है। आज के टाइम में ऐसी एडवाइस मिलना बहुत मुश्किल है, और खास करके आप जैसे एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू मिलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। सर फाइनली जो यंग यूथ आपको सुन रहा है, उन्होंने पूरा आपका इंटरव्यू देख लिया अभी तक, उनको एक ऐसी एडवाइस आप देना चाहोगे, सिर्फ 2 या 3 लाइन में समराइज करके, कि ये आपको करना है एंड दैट्स इट। ऐसा आपकी तरफ से कोई भी एडवाइस हो जो आप दे सकते हो? यस, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है, बिलीव इन योरसेल्फ। ये मत सोचो तुम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, ठीक है। और ये नहीं सोचिए कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं, ये चीज मेरे लिए नहीं है। यूथ में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। मैं बोल रहा हूँ आप अपनी कैपेसिटी का 10% ज्यादा यूज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप बहुत चीजें एक साथ कर सकते हो। करेक्ट। सेकेंडली, छोटी छोटी चीज में नहीं अटकना चाहिए। इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये सब आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करता। लाइफ बहुत बहुत प्रीशियस रहती है। करेक्ट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आप मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते रहिए। एंजॉय योर लाइफ थोरोली, एंजॉय इट लाइक एनीथिंग, बट कीप इट इन अ बजट। राइट। हर चीज का बैलेंस आउट जरूरी है, फिजिकल, मेंटल हेल्थ प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस आल्सो एंजॉय एंड बी हैप्पी। तो मैं अपना एक और चीज बताता, तो मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी, मैंने 8-10 साल तक मैंने कोई सेविंग नहीं की। ओके। फिर मुझे किसी ने समझाया, जैसे कि अभी मैं बता पा रहा हूँ आपको, किसी ने समझाया कि क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों आपको जो खुशी होती ना कि आपका अकाउंट बैलेंस ग्रो हो रहा है, आपका टोटल एसेट ग्रो हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि once it touch 1 crore, you will feel like amazing. Your retirement is all done. Now you are doing for your pleasure. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको इक्वली खुशी देती है, अगर आप फॉरेन ट्रिप वगैरह जाते तो इक्वली खुशी देंगे कि आपकी मार्केट वर्थ इतनी अच्छी है आज। राइट, एग्री ऑन दिस पॉइंट।
सो थैंक यू सर, आपने अपना टाइम निकाला और इतनी वैल्यूबल एडवाइस दी। सिर्फ करियर एस्पेक्ट पे नहीं, आपने स्पिरिचुअल, मेंटल और आपने इंक्लूडिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली भी एडवाइस दे ही दी साथ में, तो आपने सारी चीजें इंक्लूड कर दी है। और बेस्ड ऑन योर आईटी एक्सपीरियंस, जो कि 16 इयर्स 17 इयर्स टाइप का एक्सपीरियंस है, जो भी आप जिस भी लेवल पर हो, और आपने एक फ्यूचर वाला भी प्रोजेक्ट्स बता दिए बेस्ड ऑन डिफरेंट नीश टेक्नोलॉजीज। सो बहुत आपने ऑसम एडवाइसेस दी हैं, तो मेरे हिसाब से यूजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। और थैंक यू सर फॉर टेकिंग योर प्रीशियस टाइम कि आप आए यहाँ पे और अपने ये इनवाइट एक्सेप्ट किया। सो थैंक यू दीपेश सर फॉर दैट। I also want to thank you that you are taking that initiatives कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, लोगों की हेल्प हो, और ये सब बहुत, और YouTube is very good medium for this, and I'm very happy that people like you exist who want to help others. Thank you sir, thank you. It's words are not for me. Thank you sir.